नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे नातेदारी के बारे में, किनशिप के बारे में। बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही चर्चित टॉपिक है सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में भी। लेकिन हम लोग ये भी इसको सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। मेन बात ये आ जाती है कि किनशिप को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, किनशिप का काम क्या है। या जब भी आप किसी से बताते हैं कि मैं नातेदारी पढ़ा हूँ समाजशास्त्र में, तो इतना आम क्यों हो जाता है ये बात यहाँ से निकलती है कि जब भी हम समाज के ढांचे को समझने की कोशिश करते हैं, हमें बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करनी होती है। एक फैमिली, मैरिज और किनशिप। तो अलग अलग समाजों में अलग अलग टाइप के परिवार होते हैं, अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के नातेदारियाँ होती हैं और विवाह होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो जब भी हमें किसी समाज के बारे में जानना हो तो बेसिकली हमें 3 चीज़ें जान लें। क्योंकि समाजशास्त्र में जब हम समाज की बात करते हैं तो हम उन लोगों के व्यवस्थित समूह के बारे में बातचीत करते हैं जो आपस में अंतर क्रिया कर रहे हो और भी अन्य तरीक़ों से एक सामाजिक जाल के रूप में बंधे हुए रहते हैं। तो नातेदार, रिश्तेदार या किनशिप इसी पहलू के बारे में बातचीत करता है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि जो बताया गया है कि समाज की जो सबसे मिनिमम इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो परिवार है। और परिवार में आपके नातेदार ही आपके परिवार का वो समूह बना रहे होते हैं। किसी में वो परिवार बड़ा हो जाता है, किसी में परिवार छोटा हो जाता है, लेकिन परिवार के अलावा भी कई सारे आपके नातेदार, रिश्तेदार होते हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है और जो कि आपको समझ देगा कि कौन सा समाज किस नातेदार के साथ क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ पे किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, किस प्रकार के संबंध नहीं पाए जाते हैं और किस हिसाब से अलग अलग समाज अलग अलग तरीक़ों से अलग बन जाते हैं। तो इसके बारे में पूरी नातेदारी व्यवस्था या किनशिप सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं और इसकी सार्थकता प्रदान करते हैं। क्योंकि किसी समाज में जब कोई कार्य होता है तो इन्हीं सारे पहलुओं को ध्यान में रख के वो सारे काम किए जाते हैं। तो इस वजह से नातेदारी व्यवस्था समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। अब हम बात करते हैं नातेदारी की परिभाषाओं के बारे में, ये किस किस तरीके की होती है। नातेदारी की परिभाषा सामान्यतः जो समाजशास्त्र में देखी आती है वो ये है कि जो संबंधी आपसे रक्त संबंध के तहत जुड़े हुए हों या जो संबंधी आपसे विवाह संबंध के तहत जुड़े हुए हों, उन्हें हम आपके नातेदार या किनशिप सिस्टम में लाएंगे। जो संबंधी आपके विवाह के तहत जुड़े हुए हों, जो संबंधी आपके रक्त संबंधी हों। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहले वाले को जब हम रक्त संबंधी की बात करते हैं तो उसको कॉन्संग्यूनिटी कहा जाता है, सपिंड या समरक्त भी आप कह सकते हैं। और एफिनिटी को विवाही या वैवाहिक संबंधी कहा जाता है। इसी को आगे चल के कॉन्सिग्यूनल रिलेशनशिप्स या कॉन्सिग्यूनल किन बोला जाता है और दूसरी तरफ एक को एफाइनल किन या एफाइनल रिलेशंस बोला जाता है। कॉन्सिग्यूनिटी या सपिंड नातेदार में आ जाते हैं आपके भाई बहन, पिता, बेटा, बेटी। इस हिसाब से जो भी नातेदार हैं वो आपके कॉन्सिग्यूनल किन में आ जाते हैं, सपिंड नातेदार में। और पत्नी, साली, जीजाजी, सास, ससुर, इस तरीके के जो लोग हैं वो आपके एफिनिटी में आ जाते हैं। क्योंकि ये विवाह के बाद बने हुए होते हैं, इनका आपसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। इनको आपने जब अपने सिस्टम में जोड़ा तो विवाह के तहत जोड़ा। और तीसरी तरीके से जब भी एक नातेदार बनता है तो वो मुंह बोला नातेदार हो जाता है, उसको फिक्टिव किन कहा जाता है। जैसे कहते हैं मेरी मुंह बोली बहन है, ये मेरी मुंह बोली बेटी है, ये मेरे मुंह बोले चाचा हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि रक्त संबंधी ना भी हों तो भी वो आपके नातेदार की प्रणाली में उसी तरीके से जुड़ जाते हैं जैसे कि रक्त संबंधी जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए एक दंपत्ति के बच्चे नहीं हैं और उसने कोई लड़का अडॉप्ट कर लिया, कोई बेटा या बेटी अडॉप्ट कर ली और समाज में उसको अपना नाम दिया, उसको अपना सरनेम दिया और बताया कि हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। तो समाज ने उसको उसी तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया और उन दोनों पेरेंट्स ने भी। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि किस तरीके से जैविकीय निर्धारण, जो कहते हैं ना कि रक्त संबंधी ही को हम प्रेफरेंस देंगे, रक्त संबंधी होना चाहिए, कई बार रक्त संबंधी नहीं भी होता है और अन्य तरीके की बातें भी चलती हुई आती रही। कई सारी जनजातियों में बच्चे का पिता ज्ञात नहीं होता है।
हमें ये नहीं पता होता है कि वो किस बच्चे का पिता है या कौन सा व्यक्ति किस बच्चे से क्या संबंध रखता है। क्योंकि कई सारे रिलेशनशिप्स बनते हैं, कई लोगों से उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होता है, तो इस बारे में ये निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। तो जो आगे आके कुछ उचित प्रक्रियाएं करता है, उसको ही उस व्यक्ति का पिता मान लिया जाता है, जबकि वो उस व्यक्ति का, उस बच्चे का जैविकी पिता ना भी हो। उदाहरण के लिए यहाँ पे ट्रोबिएंडर आइलैंड के जो निवासी हैं उनके बारे में बातचीत की जाती है, जो कि मेलनेशिया के हैं, और वहाँ पर भी ठीक इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। टोडा जो कि एक बहुपति विवाही जनजाति है, जो आगे आके आपके बच्चे के लिए धनुष और तीर वाली प्रथा आगे आके करेगा, उसी को वो उस बच्चे का पिता मान लेंगे। अफ्रीका की कुछ जनजातियों में इस तरीके से भी माना जाता है कि यदि पति मर चुका है तो पति जिस व्यक्ति को उस बच्चे का पिता निर्धारित करेगी, वो उस बच्चे का सामाजिक पिता हो जाएगा, या जो व्यक्ति उस बच्चे का लालन पालन पोषण कर रहा होगा और उसकी पत्नी का ख्याल कर रहा होगा, उसको वो वहाँ पे पिता का या पति का दर्जा दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से नातेदारी व्यवस्था इतनी वृहद है, इतनी जटिल है कि इसको हम मेनली 2 तरीकों से, और एक तीसरा तरीका जो हमने बताया जिसमें एडॉप्शन आता है या मान्यता दी जाती है किसी अन्य व्यक्ति को, इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत। अप्रोच की अगर हम बातचीत करें तो इसमें बेसिकली 2 अप्रोचेस आ जाती हैं। एक इंडोलॉजिकल अप्रोच आ जाती है, भारतीय विद्या शास्त्रीय उपागम आ जाता है, और दूसरा आ जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच या मानव शास्त्रीय उपागम आ जाता है। नातेदारी का भारतीय विद्या शास्त्रीय उपागम ये कहता है कि भारतीय नातेदारी को अगर आपको समझना है तो आप भारतीय टेक्स्ट में, जो कि वेद पुराण ग्रंथ हैं, उनमें आप ढूंढने की कोशिश करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की नातेदारी किस प्रकार की थी। इसमें नाम आ जाता है के एम कपाड़िया का, जिन्होंने हिंदू किंगशिप के बारे में काम किया हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1947। पीएच प्रभु की बात आती है, जिन्होंने कई सारे संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा और तब नातेदारी प्रणाली की इसमें चर्चा करी। इरावती कर्वे इसमें बहुत बड़ा नाम आ जाते हैं, जीएस घुरिये आ जाते हैं, जो कि भारतीय विद्या शास्त्र उपागम से जुड़े हुए हैं और नातेदारी व्यवस्था के बारे में बातचीत करते हैं। अब जब हम मानव शास्त्रीय प्रणाली की बातचीत करते हैं, मानव शास्त्रीय नातेदारी उपागम के बारे में बातचीत करते हैं, तो इसमें हमें 2 अप्रोचेस मिलती हैं, एक डिसेंट अप्रोच, एक अलाइंस अप्रोच। डिसेंट अप्रोच को हिंदी में हम कहेंगे वंशज, जो उनके वंश के हैं, और अलाइंस को हम कहेंगे वैवाहिक। ठीक उसी तरीके से जैसे कॉन्सिक्यूनल और अफाइनल किन हम लोग देख रहे थे, सपिंड और वैवाहिक नातेदारों के बारे में बातचीत कर रहे थे। जब हम बात करेंगे वंशज अप्रोच की या डिसेंट अप्रोच की, तब हम उसमें पाएंगे कि हाँ, रक्त समूह या एक ही वंश में चलने वाले लोग किस किस तरीके से अलग अलग नामों से बताए जाते हैं, या उनकी वंशावलियाँ किस प्रकार से अलग होती हैं। इसमें 6 पॉसिबल, एस सी दुबे ने भी बताया है कि 6 पॉसिबल तरीके से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसमें पहला आ जाता है पितृवंशीय या पैट्रीलिनियल। पैट्रीलिनियल यानी कि जब हम पिता की साइड से ही सारी वंशावलियों को ट्रेस कर रहे होते हैं, पिता उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस तरीके से जब हम ट्रेस करते हैं तब हम उसको पितृवंशीय कहते हैं। मैट्रीलिनियल, जब हम इसी तरीके को माता की तरफ से देखते हैं, या फिर हम कहते हैं कि माता, फिर उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी, इस तरीके से जब हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं नातेदारी को, तब हम कहते हैं कि वो मैट्रीलिनियल या मातृवंशीय हो गई है। इसमें तीसरी चीज़ आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्रुववंशीय या डुओलिनियल या बाइलिनियल इसको कहा जाता है। डुओलिनियल में ये होता है कि दोनों ही तरफ से हम चीज़ों को लेके चलेंगे, एक तरफ से कुछ अन्य चीज़ों को लेके चलेंगे, दूसरी तरफ से कुछ अन्य चीज़ों को लेके चलेंगे। जाहिर सी बात है कि दोनों को हम समान प्राथमिकताएं तो नहीं दे सकते, तो एक तरफ से हम चल संपत्ति की बात करेंगे और एक तरफ से हम अचल संपत्ति की बातचीत करेंगे। ये अलग अलग समाजों में अलग अलग हो जाता है। आप अपने समाज के हिसाब से देख लीजिए कि आपके समाज में क्या हो रहा है और अन्य समाजों में क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ भी डुओलिनियल या ध्रुववंशीय नातेदारी प्रणाली पाई जाएगी, वहाँ पर दोनों इसी तरीके से चलेगा कि एक या तो नाम दे रहा है, या जैसे आप देखते हैं कि माता अपनी बहुओं को या अपनी बेटियों को गहने दे रही हैं, अपने चल संपत्ति का हकदार बना रही हैं, जबकि पिता की तरफ से एक ज़मीन दी जा रही है जो कि एक अचल संपत्ति है। तो इस हिसाब से आप बंटवारा देख सकते हैं। चौथी चीज़ जो आती है वो आती है संगोत्र या सजातीय, कॉग्निटिव या बाइलेटरल इसको कहा गया। पहला बाइलिनियल था, अब ये बाइलेटरल हो जाता है। संगोत्र
या सजातीय का मतलब ये हो जाता है कि कुछ ऐसे लोग जो आपके समान रिश्तेदारों से जुड़े हुए हों, जैसे मौसेरा या चचेरा भाई बहन। इस हिसाब से आप पिता की तरफ से या माता की तरफ से जो नातेदार हैं आप उनको समझ सकते हैं। इनको कहा गया है कॉग्नेटिक या फिर संगोत्र या सजातीय। पांचवा जो आ जाता है वो आ जाता है पैरेलल डिसेंट, समान वंशज। इसमें दोनों साथ साथ चलते हैं, पर पिता अपने बेटे को चीज़ें देगा या पिता का नाम या संपत्ति या जो भी चीज़ें हैं जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो पिता का पुत्र की तरफ से चलेगा और साथ ही साथ उसी समय माता का बेटी के साथ चलेगा। तो इसको हम लोग समानांतर वंशज या पैरेलल डिसेंट अप्रोच भी कह देते हैं जब हम इस क्लासिफिकेशन की बातचीत करते हैं। छठा आ जाता है जो कि बहुत कम पाया जाता है, इसको कहा गया है क्रॉस और अल्टरनेटिव टाइप डिसेंट। क्रॉस और अल्टरनेटिव टाइप डिसेंट में यहाँ पे चीज़ें जैसा कि नाम से समझ में आ रही होती हैं कि एक तरफ पिता अपनी पुत्री को देगा और माता अपने बेटे को देगी, नाम या संपत्ति या जब हम नातेदारी श्रृंखला को ट्रेस करेंगे तब। इस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था चलती है। इसमें कई सारे लोगों ने काम किया है। इस जो डिसेंट अप्रोच है इसमें नाम आ जाता है E.K. गफ का। E.K. गफ यहाँ पे एक स्त्री हैं, समाजशास्त्री, मानव शास्त्री, और ये अंतर संबंध और परिस्थितियों की, भूमिकाओं की जब बातचीत करती हैं तब वहाँ पे नातेदारी व्यवस्था की ये बातचीत करती हैं। इनका कहना है कि ये नातेदारी व्यवस्था जब ये स्टडी करती हैं तो केंद्र में ये रखती हैं कि कितने लोग उस ज़मीन से या उस ज़मीन के बंटवारे के बाद जुड़े रहते हैं या उस ज़मीन की वजह से आपस में नातेदार हैं। चूँकि पिताजी के खेत थे गांव में, उनके 4 लड़के थे, चारों में वो बंटना है, तो नातेदारी प्रणाली को वो इस तरीके से देखने की कोशिश कर रही होती है। इसी के बाद T.N. मदान आते हैं। उनकी एक फेमस बुक है कश्मीरी ब्राह्मण पे, उन्होंने स्टडी करी है और वहाँ की वो नातेदारी प्रणालियों की बातचीत करते हैं जिसमें उन्हें बहुत ही कट्टर और बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का एक पितृसत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था या पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था देखने को मिलती है। इसी में कई सारे और आ जाते हैं जिन्होंने उत्तर भारतीय नातेदारी व्यवस्था पे काम किया है, जिसमें नाम आ जाता है A.C. मेयर का, T.N. मदान का, ऑस्कर लेविस का और भी कई अन्य तरीके के। इसमें इरावती कर्वे का भी नाम आता है, जबकि मैंने एक वीडियो बना रखा है इसी की। जब हम किनशिप अप्रोच की बातचीत करते हैं तो भारतीय संदर्भ में हम लोग किनशिप अप्रोच में जब किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया की बात करते हैं तो उसमें इरावती कर्वे को हम पूरी तरीके से समझते हैं, जिसके बारे में मैंने एक अन्य वीडियो बना रखा है इरावती कर्वे के नाम से, आप उसे देखिएगा। यहाँ पे हम लोग बेसिक किनशिप की बातचीत करेंगे और कुछ अन्य थ्योरीज की। नातेदारी व्यवस्था की डिसेंट अप्रोच में एक और व्यवस्था आ जाती है जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन कहते हैं। मुझे इसकी हिंदी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताया गया था मेयर फोर्ड्स द्वारा। इन्होंने टेलनेशी ट्राइब की स्टडी करी थी जो कि घाना में है, अफ्रीका में, और वहाँ पर इन्होंने पाया कि हाँ, यहाँ पे क्रॉस वाला मामला चल रहा है। क्रॉस वाला मामला इस तरीके से चल रहा है कि जो मातृ सत्ता है वहाँ पे पिता की तरफ से जो रिश्तेदार हैं जैसे बुआ, उनका और ईगो का, ईगो यहाँ पर आप हो गए हैं। आप जो भी हो, लड़का या लड़की हो, जब भी हम नातेदारी व्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे तब हम ईगो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका मातृवंशीय में या मातृ सत्तात्मक में आपका और आपकी बुआ के साथ जो संबंध बनेंगे या उत्तरदायित्व बनेगा या संपत्ति या नाम का हस्तांतरण होगा या अपने सगे पिता से ज़्यादा अंतरक्रिया आप अपनी बुआ के साथ कर रहे हैं, उस तरीके की व्यवस्था को। और दूसरी व्यवस्था में जब पितृसत्तात्मक हो तब अपने माता की तरफ से यानी कि मामा, मामी और उनके बच्चों के साथ जो अंतरक्रियाएं होती हैं, उस तरीके की जो नातेदारी प्रणाली विकसित होती है उसको यहाँ पे कंबाइंड रूप में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन का नाम दिया है मेयर फोर्ड्स ने। आप यहाँ पे बात समझिए कि जब भी मातृ सत्तात्मक होगा तो वो पिता की तरफ से जो नातेदार हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, और मातृ सत्तात्मक होगा तो जो, और जब पितृसत्तात्मक होगा तो जो माता की तरफ से हैं उनके बारे में ये बातचीत करेंगे। इन्हीं सिंपल को, इन्हीं कंबाइंड रिलेशनशिप को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन कहा है मेयर फोर्ड्स। दूसरी अप्रोच आ जाती है अलायंस अप्रोच, वैवाहिक परिप्रेक्ष्य यहाँ पे आ जाता है। और वैवाहिक परिप्रेक्ष्य के बारे में कई सारे लोगों ने बातचीत करी है। बेसिकली यहाँ पे वैवाहिक अप्रोच में ये देखना चाह रहे होते हैं कि किस तरीके से रक्त संबंधी
और जब विवाह संबंधी आपस में मिलते हैं तो किस हिसाब से रिलेशनशिप्स बनते हैं, किस हिसाब के उनके पैटर्न बनते हैं, क्या गिव एंड टेक करते हैं, क्या नाम रखते हैं, क्या चीज़ें वो जानबूझ के करते हैं, क्या चीज़ें वो जानबूझ के नहीं करते हैं, इनके बारे में वो बातचीत करते हैं। अलायंस अप्रोच में जो सबसे बड़ा नाम आ जाता है वो इरावती कर्वे और ल्यूई ड्यूमा का भी आ जाता है, जबकि पहले ल्यूई ड्यूमा का आता है। जबकि एक क्वेश्चन भी आया था कि अलायंस अप्रोच पे नातेदारी व्यवस्था के बारे में किसने बातचीत करी थी, तो उसका आंसर शायद ल्यूई ड्यूमा ही था, जिन्होंने ड्रविडियन किनशिप टर्मिनोलॉजी पे बातचीत करी थी। छत्तीसगढ़ के पेपर में इसका एक क्वेश्चन भी आया था जो कि काफ़ी नया क्वेश्चन था। तो इरावती कर्वे ने और ल्यूई ड्यूमा ने भारत की नातेदारी पर अलायंस थ्योरी के थ्रू भी अध्ययन किया है, और इसी के थ्रू वो बताते हैं कि किस तरीके से हाइपरगैमी भी होती है, यानी कि अनुलोम विवाह होता है, और कौन से उपहार कब किसको कितने देने हैं, कब कौन किस उपहार को लौटाएगा, वो क्यों लौटाएगा, उसके पीछे क्या तर्क है, इन सारी चीज़ों के बारे में ल्यूई ड्यूमा बातचीत करते हैं। जबकि इरावती कर्वे का हमने वीडियो अलग से बना रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ किनशिप सिस्टम की बातचीत करते हैं। किनशिप सिस्टम को जब हम समझेंगे तो उसके आयामों के बारे में हम क्या क्या बातचीत करेंगे, उसमें आयाम जब हम किस किस जगह पर जाएं, क्या क्या चीज़ें समझें। तो नातेदारी समूह के बारे में हमें बातचीत करनी है। कौन सा नातेदार समूह किस नातेदार समूह के साथ क्या अंतरक्रिया करता है। दूसरी चीज़ आ जाती है किनशिप टर्मिनोलॉजी, कि कौन सा नातेदार किस नातेदार के लिए क्या शब्द डिफाइन करता है, इसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। किनशिप टर्मिनोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे। विवाह के नियम क्या हैं, किन नातेदारों में विवाह हो सकता है, किन नातेदारों में विवाह नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कई सारे समाज में, जनजातियों में विवाह के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, और वो इसी बात से प्रतिबद्ध या निषेध होते हैं, या करने होते हैं या नहीं करने होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि कौन किसका क्या नातेदार है, किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको प्रेफरेंस नहीं देनी है। और नातेदारों के बीच में अन्य तरीके की गिफ्ट के एक्सचेंज किस हिसाब से होंगे, इसके आयामों के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। नातेदारी का बेसिक डायग्राम यदि आपको समझना है तो आप इरावती कर्वे का जो वीडियो है हमारे चैनल पर, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें विस्तृत तरीके से हमने नातेदारी चार्ट के बारे में बातचीत करी है, और जब भी आपको बनाने के लिए आएगा आपके एग्ज़ाम में या कहीं भी पूछा जाता है, तब आप उस वही डायग्राम को ट्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ से जब बात आ जाती है तो दो चीज़ें आ जाती हैं, जिसको मैं अलग वीडियो जो मैंने बना रखा है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें 2 या 3 हम नातेदारी व्यवस्था के बारे में बातचीत करते हैं। एक पूर्वीय भारत की नातेदारी व्यवस्था, एक मध्य भारत की नातेदारी व्यवस्था, एक उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था, एक दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था। तो इन चारों पर इरावती कर्वे ने काम किया हुआ है। इसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था, जिसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूँ। अब हम नातेदारी व्यवस्था के कुछ मूलभूत चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। हालांकि आप वीडियो तो देख ही लेंगे अन्य वाला, लेकिन आप मूलभूत चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ईगो शब्द का मतलब आप होते हैं, आप या तो लड़की हैं या लड़का हैं, जबकि यहाँ पे मतलब ईगो से है कि आप नातेदारी का जब चार्ट बनाएंगे, ये मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं, तो आपको केंद्र में रखा जाएगा और उसको ईगो बताया जाएगा। ठीक है। ट्रायंगल शेप से हमारा मतलब पुरुष से होगा, और गोले डिज़ाइन से या डायग्राम से हमारा मतलब माता से होगा या फिर स्त्री से होगा, फीमेल से होगा। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर कि कॉन्सिग्यूनल किन या अफाइनल किन में एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आ जाती है, वो ये आ जाती है समझने की कि आपके चाचा भी आपके कॉन्सिग्यूनल किन होंगे, यानी कि रक्त संबंधी या सपिंड होंगे नातेदार, और जो आपकी सौतेली माँ होगी वो आपकी वैवाहिक नातेदार होगी, अफाइनल किन होगी, जैसा कि मजूमदार और मदन ने बताया है अपनी बुक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। यहाँ पर नातेदारी प्रणाली के बारे में जब वो बातचीत करते हैं तो रेंज के बारे में बातचीत करते हैं। 2 प्रकार की वो रेंज बताते हैं, एक ब्रॉड रेंज बताते हैं, एक नैरो रेंज बताते हैं। ब्रॉड रेंज मतलब बहुत सारे लोगों को आपने नातेदारी व्यवस्था में ला रखा है, आपने नातेदारी व्यवस्था में नए नए शब्द गढ़े हैं, नए नए लोगों को आप अपने नातेदारी समूह में आमंत्रित करते हैं, और उनके लिए अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें आप करते हैं। जबकि नैरो रेंज में बहुत छोटा है, नाम है, और सभी को एक तरीके से ट्रीट कर लिया जाता है और बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं किया जाता। पश्चिमी समाज की अगर हम बातचीत करें तो वहाँ पे नैरो रेंज
या सकरे अगर हम रेंज के बारे में बातचीत करें तो वहाँ पर इस प्रकार की नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। जबकि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में आप बात करें या टिपिकल भारतीय समाज की अगर आप बातचीत करें तो उसमें आपको ब्रॉड रेंज नातेदारी व्यवस्था मिलेगी। और ब्रॉड रेंज नातेदारी व्यवस्था मिलती है, इसी का एक उदाहरण भारतीय समाज में गोत्र व्यवस्था से हम लोग समझते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे वृहद नातेदार थे या उनके 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 ये नातेदारी व्यवस्था जब हम लोग चलाते हैं तब हम वहाँ पे गोत्र शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, सिमिलर क्लैन बोल देते हैं, या एक मिथिकल कॉमन एंसेस्टर हो जाता है, एक मिथकीय पूर्वज हम लोग बना देते हैं जिसको हम लोग गोत्र कहते हैं, जिसमें हम बातचीत करते हैं कि एक गोत्र के लोग समान रूप से आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो माने जाएंगे कि वो एक ही नातेदारी व्यवस्था में, तो कहीं ना कहीं वो भाई बहन हो जाते हैं। हालांकि बहुत दूर का हो जाता है तो अब आजकल चल जाता है, लेकिन बहुत जो प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं मैरिज का और किनशिप पैटर्न का भी, किनशिप इंटरेक्शन का भी, वो इस बारे में देखते हैं कि कहीं ये मेरे गोत्र का तो नहीं है, ये कहीं मेरे रिश्तेदारी में तो नहीं निकल रहा है ये व्यक्ति। अब बातचीत करते हैं हम लोग किनशिप यूसेज की। अब इस किनशिप यूसेज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ें नातेदारी व्यवस्था में लोग करते हैं और कुछ चीज़ें नहीं करते। जैसे कुछ निषेध होते हैं, एकटा अभिगमन निषेध है या टैबूज हैं कुछ अन्य तरीकों के, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ये नातेदारी व्यवस्था में अंतर क्रियाएँ किस तरीके से करनी है इसके बारे में बातचीत होती है। और अन्य अन्य समाजों में अलग अलग तरीक़ों से ये सारी क्रियाएं होती हैं। कहीं पे हास परिहास के संबंध होते हैं और हास परिहास के संबंध भी अलग अलग डिग्री के होते हैं। कहीं पे कुछ ज़्यादा हास परिहास के संबंध पाए जाते हैं, कहीं पे कुछ कम होते हैं और कहीं पे बिल्कुल ही नहीं होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही नहीं होते हैं, लेकिन वो आप अंतर क्रिया को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। आप उनकी जब एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको बहुत कम ट्रेसेस मिलेंगे जो कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण के किसी काम के नहीं। तो पहली चीज़ आ जाती है अवॉइडेंस, दूसरी चीज़ आ जाती है जोकिंग रिलेशनशिप्स या हास परिहास के संबंध, तीसरी चीज़ आ जाती है टेक्नोनॉमी, चौथी चीज़ आ जाती है एवेंकुलेट, पांचवी चीज़ आ जाती है एमिटेट या पितृशोहसाधिकार या बुआ अधिकार जिसको कहा जाता है। एवेंकुलेट को मातुलेय कहा जाता है या मामा भांजे का संबंध यहाँ पे बताया जाता है। और आखिरी चीज़ आ जाती है कुवेड या सहप्रस्विता। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है अवॉइडेंस की, निषेध की, रोकने की। तो अवॉइडेंस का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि कौन से दो नातेदार आपस में उतनी अंतरक्रिया या उतनी उचित अंतरक्रिया करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे नहीं करने से ज़्यादा मतलब है करेंगे की तो बात ही नहीं होती है। और सिंपल इसका उदाहरण मजुमदार और मदन सर बताते हैं कि बहू और ससुर, सास से तो बात नहीं होती है लेकिन ससुर का यहाँ पे ज़्यादा महत्व है। अब इस निषेध के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की थ्योरीज, इसमें E.B. टायलर आया और वो बताते हैं कि जब भी एक लड़का शादी के बाद मातृसत्तात्मक परिवारों में, मातृसत्तात्मक व्यवस्था में, जब वो शादी के बाद अपनी पत्नी के घर जाता है तो वो अपनी पत्नी के माता के प्रति कृतज्ञ होता है, उनके प्रति सम्मान का भाव रखता है। इसलिए वो कुछ हद तक की दूरी बना के रखेंगे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर दें जो कि निषेध मानी जाती हूँ समाज में। हालांकि कई सारे लोगों ने इसमें बाद में आलोचना करी कि वो जो देख रहे थे कि वो उसके प्रति, उनकी माता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है और ऑब्लिगेशन के प्रति उनसे वो संबंध नहीं बना पा रहा है, वो कुछ हद तक गलत है। और उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो उन्होंने आंकड़े लिए हैं, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। वो बस दो चीज़ें साथ में हो रही हैं तो इस वजह से वो आपस में दो चीज़ों का संबंध बता दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें कि हर बार जब भी आप बाहर जाते हैं बारिश हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाते हैं तो बारिश हो जाती है, बाहर नहीं जाएंगे तो बारिश नहीं होगी। क्योंकि दो चीज़ें साथ में हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चीज़ें आपस में साथ में जुड़ी हुई हैं। इसको हम लोग सोशियोलॉजी की भाषा में बोलते हैं कोरिलेशन डजंट मीन कॉजेशन, यानी कि जब दो चीज़ें साथ में हो रही हैं, को रिलेट कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें सहसंबंध भी पाया जाता है। और इसी के आधार पे टेलर की क्रिटिक भी होती है। यहाँ पे अब जेम्स फ्रेजर का नाम आ जाता है और वो सेलोनीज ट्राइब के बारे में बातचीत करते हैं। वो वेडा के बारे में बातचीत करते हैं जिसमें भाई बहन को निषेध में रखा जाता है। यहाँ पे वो बताते हैं कि ठीक है, ट्रोबियंडर आइलैंड में भी इसी तरीके के निषेध पाए जाते हैं कि हाँ, अगर बहन और उसका पति या उसका प्रेमी आपस में प्रेम कर रहे हों और यदि भाई देख ले
या गलती से देख ले तो उन तीनों को सुसाइड करना पड़ जाता था, क्योंकि अब इस तरीके की चीज़ें उस समाज में स्वीकार्य नहीं हैं। तो उन तीनों को सुसाइड करना पड़ता था साथ में। वेडा जनजाति की अगर बात करते हैं फ्रेज़र, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि भाई बहन एक छत के नीचे और एक तरीके से आपस में किसी भी तरीके की अंतर्क्रियाएं नहीं कर सकते हैं और ना ही एक साथ खाना खा सकते हैं। वो बस इसीलिए कि कहीं किसी प्रकार की इंटीमेसी या शारीरिक संबंध ना डेवलप हो जाए, जो कि उस समाज में टैबू माने जाते हैं। तो इस वजह से भाई को और बहन को साथ साथ नहीं रखा जाता है। कई सारे आधुनिक समाजों में भी इस तरीके के जब टैबूज़ को तोड़ दिया जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता है, और कई सारे भारतीय परंपरागत समाजों में इस प्रकार से बातचीत होती है कि जब भाई और बहन एक उम्र के बाद बड़े हो जाएं तो उन्हें साथ में नहीं रहना चाहिए या साथ में बहुत ज़्यादा अंतर्क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, जो कि बायोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल दोनों ही तरीक़ों से ख़राब माना जाता है। सबसे जो कंट्रोवर्शियल यहाँ पे थ्योरी आती है अवॉइडेंस की, वो आ जाती है फ्रायड की, सिगमंड फ्रायड की। वो साइको एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन बताते हैं। वो ये बताते हैं कि हर बच्चा अपने अपोजिट पेरेंट, सेक्स पेरेंट के प्रति, यानी कि लड़का अपने माँ के प्रति और बेटी अपने पिता के प्रति आकर्षित होती रहती है, और बचपन से ही उसमें ऐसे भाव रहते हैं कि वो ज़्यादा आकर्षित होंगे सेक्सुअली। यहाँ पे जब आकर्षण की बातचीत करते हैं तो सिगमंड फ्रायड का सीधा सीधा संबंध सेक्सुअली ही होता है। उनका कहना है कि वो आपस में इंटरकोर्स ही करना चाह रहे होते हैं अंत में, और इन चीज़ों को रोकने के लिए उस सामाजिकरण की कुछ उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से उनकी इस इच्छाओं को, इन बेसिक इच्छाओं को दबाया जाता है, ताकि वो आगे चल के एक हेल्दी रिलेशनशिप के रूप में बना सकें। यहाँ पे जब सिगमंड फ्रायड बताते हैं कि माता का या सास का और दामाद का आपस में संबंध निकट क्यों नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उस सास के मन में अपनी बेटी के प्रति एक समान भाव रहता है। वो ये नहीं चाहती है कि मैं अपने दामाद के साथ कुछ संभोग की प्रक्रियाओं में शामिल हो जाऊं और ये चीज़ मेरी बेटी के लिए एक गलत कार्य हो जाएगी, या फिर वो ये नहीं चाहती है कि एक डिस्टेंस मेंटेन है और कहीं उसकी सेक्सुअल अर्जेस एक लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं और दामाद की भी सेक्सुअल अर्जेस एक लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं, तो वो लोग आपस में कुछ ऐसे रिलेशनशिप बना लें जो कि आगे चल के गिल्ट का कारण बन जाए, एक एनिमोसिटी, एक द्वेष का कारण बन जाए। इस वजह से उन दोनों के बीच कुछ निकटता नहीं रखी जाती है, उन दोनों को दूर दूर रखा जाता है, या उनके लिए एक दूसरे के मन में सम्मान का या आदर का भाव बताया जाता है। कि अगर इस तरीके के डिफरेंसेस या दोनों के बीच में दूरियां अगर नहीं रखी जाएंगी तो कहीं ना कहीं उस सेक्सुअल लिमिट को वो क्रॉस कर जाएंगे और आगे चल के बहुत सारी अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये एक टिपिकल फ्राइडियन डेफिनेशन है जब वो साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव की बातचीत करते हैं और सारी चीज़ों को इसी तरीके से डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोभी यहाँ पे जब इस निषेध के बारे में बातचीत करते हैं, इस अवॉइडेंस के बारे में बातचीत करते हैं सास और दामाद के बीच में, मदर्स वाइफ्स मदर्स के बारे में और हस्बैंड डॉटर्स हस्बैंड के बारे में, तब वो कहते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्यों नहीं बना पा रहे हैं या क्यों वो अवॉइड कर रहे हैं, और इसके लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे होते हैं। उनका कहना है कि बेटी शादी कर गई है या बेटे ने शादी कर ली है तो कहीं पे बहू आएगी, कहीं पे दामाद आएगा। तो दामाद का कल्चर, उसकी संस्कृति, उसके बोलने का ढंग, उसके पहनने का ढंग, उसके खाने का ढंग बाकी के सारे परिवारों से अलग है। चूँकि पति पत्नी के बीच में इतनी निकटता होती है कि उन दोनों की संस्कृति आपस में एक दूसरे से अदला बदली भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को या अपने तौर तरीक़ों को बचाने के लिए बाकी के परिवार लोगों को अलग रहना होगा अगर बहू आती है या दामाद आता है घर में, दोनों ही केसेस में। चूँकि दोनों की ये लॉबी कह रहे हैं कि दोनों की ही संस्कृति अलग होगी, वो सेम तरीके से उठते बैठते खाते पीते नहीं होंगे और पहनते भी नहीं होंगे, तो वो कहीं ना कहीं बाकी सदस्यों को बहुत तरीके से अफेक्ट कर सकती है। तो इसी वजह से उन चीज़ों को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए बाकी सदस्यों को अलग रख दिया जाता है और पति पत्नी आपस में साथ में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ दामाद और सास के बीच में होगी और बहू और ससुर के बीच में भी होगी और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हैरी हॉबर्ट टर्नी हाई एक
सोशियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और वो भी यहाँ पे एक सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका कहना है कि एक बहू जब भी शादी करके आती है तो वो 2 रोल्स में आती है। एक तो वो बहू के रूप में, जो कि उनके सास ससुर और घर के अन्य लोगों के रिलेशनशिप में है, और एक वो पत्नी है अपनी पति के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों रोल्स को करने में किसी प्रकार की टकराहट हो, एक तरफ पति दूध मांग रहे हैं, एक तरफ ससुर जी चाय मांग रहे हैं, और दोनों लोग आपस में टकराएं या उन दोनों रोल्स में वो फंस के रह जाए। इस वजह से ऐसा है कि ससुर जी वाला जो रोल है या ससुर जी से जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा वो कम कर दे, और इस वजह से सारे फंक्शंस मेंटेन रहेंगे और उसकी लॉयल्टी भी बरकरार रहेगी। इसी का जब वो दूसरा एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो ये कहते हैं कि हाँ, तो लड़का पक्ष है या लड़की पक्ष है, दोनों में से ही जो भी जिस सत्ता की बारे में बातचीत करता है, पितृसत्तात्मक समाज है, मातृसत्तात्मक समाज है, वहाँ पे वो इस तरीके के संबंधों के निकटताओं के बारे में बातचीत नहीं करते हैं या निकट नहीं आते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक पक्ष ऊंचा है और एक पक्ष नीचा है। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, हम आपको लड़की दे रहे हैं तो हम आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो वो मानते हैं कि हाँ, लड़के वाला समाज, लड़के वाला जो परिवार है वो ऊपर है और लड़की वाला जो परिवार है वो नीचे है, तो उनके प्रति वो अपर हैंड रखते हैं। इस वजह से वहाँ पर कोई भी अंतर्क्रियाएं वो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी पास नहीं जाएंगे, अवॉइड करेंगे अन्य तरीक़ों की चीज़ों में, ताकि सम्मान बना रहे। और ये सम्मान के खातिर ही है कि वो बाकी चीज़ों को भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर आ जाते हैं और वो बहुत तर्कसंगत एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सारे के सारे अवॉइडेंस एक सोशल फैक्ट हैं, और इसी बात से आपको पता चल जाता है कि रेडक्लिफ ब्राउन दरखाइम से कितने हद तक प्रभावित। वो कहते हैं कि सारे नातेदारों के बीच में या इस तरीके की जब अवॉइडेंस रिलेशनशिप के बारे में बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, जब इनको हम पास लाएंगे या इनकी पास आने की संभावनाएं बनती हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो ये आपस में कोऑपरेट करेंगे या कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, पर दोनों ही कुछ ना कुछ मात्राओं में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। नातेदार इस प्रकार से आपस में जुड़े रहते हैं कि अगर उनमें किसी प्रकार की टकराव आ जाता है या किसी प्रकार की वो लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं तो ये सामाजिक रूप से उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो अगर उनमें इस प्रकार की बातचीत आती है कि वो कोई लिमिट लांघ सकते हैं और समाज उनको बाहर निकाल देगा या सोशल फंक्शन के अवरुद्ध हो जाएंगे वो, तो वहाँ पर वो कहते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि उन दोनों को अलग अलग ही रखा जाता है, उनमें अवॉइडेंस के रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। जिसका सीधा सा उदाहरण है कि जब भी बहू ससुर जी के सामने आएगी या जेठ जी के सामने आएगी तो वो पल्लू करके आएगी। तो वो क्यों आएगी? ताकि कहीं ससुर जी बहू को देख के किसी प्रकार की फीलिंग ना जनरेट करने लग जाए या बहू जी ससुर जी के प्रति कहीं इंटीमेट ना हो जाए। इसी तरीके से चैपल और कून भी सिमिलर तरीके के बारे में बातचीत करते हैं। उनका कहना है कि जो भी चीज़ सोशल स्ट्रक्चर को या उस ढांचे को नुकसान पहुंचाए उसको वो नहीं करेंगे, और उस समाज जानता है कि कौन कौन सी चीज़ें उनके सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचाएंगी, और इस वजह से वो अवॉइडेंस के रिलेशनशिप यहाँ पे बना के रखते हैं। अगला आ जाता है यहाँ पे जोकिंग रिलेशनशिप या हास परिहास के संबंध। हास परिहास के संबंध से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, जैसे देवर और भाभी में होली में रंग लगाने को, या कुछ मजाकिया टाइप से बातचीत करने को, या कभी कभी वो डबल मीनिंग भी बातचीत हो जाती है उनके प्रति बातचीत करने को, या जीजा और साली के बीच में, जिसमें हम लोग एक कोट भी यूज़ करते हैं, साली आधी घर वाली। तो उस तरीके से जब हम बातचीत करते हैं तो जोकिंग रिलेशनशिप के बारे में बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम चीज़ों को मेंटेन रखेंगे तो एक तरफ अवॉइडेंस तो रहेगा, लेकिन उसकी ही पूर्ति करने के लिए दूसरे टाइप के रिलेशनशिप बनाए गए हैं जिसको हम लोगों ने जोकिंग रिलेशनशिप कहा है, ताकि दोनों चीज़ें मेंटेन रहें। यहाँ पर अवॉइडेंस का रिलेशनशिप यदि ये दिखाता है कि एक दूसरा नातेदार आपके प्रति कृतज्ञ है या आपके प्रति सम्मानजनक है, तो दूसरी तरफ जोकिंग रिलेशनशिप या हास परिहास के संबंध ये दिखाते हैं कि उनमें कितना मैत्री भाव है और वो किसी भी हद तक आगे बढ़ सकते हैं और कोई दिक्कत भरी बातचीत नहीं है। जब होली में देवर भाभी एक दूसरे के रंग लगाते हैं तो वो कई सारी हदों को पार कर जाते हैं, या जीजा और साली जब कई सारी अंतर्क्रियाएं करते हैं तो उनमें वो कई बार मजाकिया हो जाते हैं, डबल मीनिंग हो जाते हैं, कई बार अजीब भी हो जाता है जो कि बाकियों को अजीब दिखेगा, और इस तरीके से कई अन्य तरीक़ों से अंतर्क्रियाएं करते हैं, और वो सारी अंतर्क्रियाओं के टाइप जायज़ होते हैं क्योंकि वो हास परिहास के संबंध में आते हैं।
कई समाजों में ये सेक्स तक भी चले आते हैं, लेकिन बहुत सारे समाजों में ये अभी भी नहीं गए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आ जाती है, जो नई बात भी आती है, जो किताबों में देखने को नहीं मिलती है, वो आती है कि मामा की पत्नी के साथ भी हास परिहास के संबंध हो जाते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि जो भांजा है वो मामा की संपत्ति में अपना उत्तराधिकार समझता है, और साथ ही में उनकी पत्नी के साथ भी, यानी कि वो उनकी संपत्ति और उनकी पत्नी दोनों को अपनाना चाहता है उनके मरने के बाद। तो इस प्रकार से वो हास परिहास के संबंध बनाते हैं। बहुत सारे भारतीय समाजों में इस प्रकार के संबंध पाए भी जाते हैं, और बहुत जगहों पर बिल्कुल ही इन चीज़ों को, या मामा और भांजे, मामी और भांजे के बीच में जो भी चीज़ें रहती हैं उनको निषेध की कैटेगरी में भी डाल दिया गया है। हालांकि जब इन हास परिहास के संबंध में मामा, मामी और भांजे के बारे में बातचीत करी जाती है, तो हमारे सामने नाम आता है होपी ट्राइब्स का और ट्रोबिएंडर आइलैंडर्स का। एक लेवल और इंटरेस्टिंग बात पे जाते हैं, और ओराओं और बैगा ट्राइब में इस टाइप के जो संबंध पाए जाते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रंस के बीच में भी पाए जाते हैं। उनका कहना है कि जो दादा है और उनकी जो पोती है उनके बीच में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, यहाँ पे हास परिहास के संबंध को अब आगे थोड़ा सा ले गए हैं और वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स तक ले गए हैं, और वो बताते हैं कि हाँ इस तरीके से भी हो जाता है। कई बार दादी और पोते के बीच में सेक्सुअल संबंध बने और उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ वो सामाजिक रूप से वैध था। मजुमदार और मदन बताते हैं कि जब वो ये किताब लिख रहे थे, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तभी उनके सामने एक किस्सा आता है जिसमें एक निचली जाति ने अपनी दादा के साथ, लड़की ने अपने दादा के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उससे बच्चा पैदा किया और वो एक वैध बच्चा बन गया उस समाज में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो जनजाति के बारे में नहीं बातचीत कर रहे हैं, वो निचली जातियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जो कि उस समय कई सारे केस आए होंगे। रेडक्लिफ ब्राउन और चैपल कून भी इसी तरीके के बारे में बातचीत करते हैं, और वो जोकिंग रिलेशनशिप को एक सिंबॉलिक मीनिंग रखवाने के प्रति बातचीत करते हैं। उनका कहना है कि जब हम अवॉइडेंस को ये बारे में बातचीत करते हैं तब हम ये दिखाते हैं कि हाँ हम उन नातेदारों के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं, तभी वो दूसरी तरफ ये बारे में बताते हैं कि जिनसे वो जोकिंग रिलेशनशिप या फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बनाते हैं उनसे वो जोकिंग रिलेशनशिप्स बनाते हैं। कभी चूटी काट लेना, कभी मार देना पीछे से, या उनके ऊपर पानी डाल देना, इस तरीके के अन्य तरीके की चीज़ें वो जोकिंग रिलेशनशिप्स में लाते हैं और उसको वो फंक्शनल करार देते हैं। उनका कहना है कि अगर हर तरफ से अवॉइडेंस ही होगा तो फिर व्यक्ति अपने मन की जो भड़ासे हैं, जो हॉस्टाइल नेचर है, जो द्वेष भावनाएं हैं या खींचातानी वाले संबंध है, वो कहाँ पर दिखाएगा। और इसी की वजह से मित्र भी बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें आप अपने पिता और माता से नहीं कर सकते तो वो आप अपने दोस्त से कर सकते हैं खुले ढंग से। इस वजह से दो टाइप की यहाँ पे रिलेशनशिप या किनशिप यूसेज को बताया गया। तीसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे टेक्नोनॉमी। टेक्नोनॉमी खासी ट्राइब में पाया जाता है, और इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी हम किसी नातेदार को बुलाएंगे तो हम उस नातेदार को डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाएंगे, हम एक बीच के नातेदार के थ्रू उसके बारे में बुलाएंगे, या उसका कॉलिंग नेम हो जाएगा, जिसको हम लोग टेक्नोनॉमी बोला गया है। जैसे अगर आपकी मम्मी को आपके पापा को बुलाना हो तो वो आपको आपका नाम और इनके फला के पापा यहाँ पर आ जाओ, देखो ये आए हैं, या इनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, या फला के पापा मतलब चिंटू के पापा बाहर गए हुए थे, तो इस तरीके से। तो जब हम नॉमेनक्लेचर फॉलो करेंगे तब हम कहेंगे वहाँ पे टेक्नोनॉमी। टायलर यहाँ पे एक ख़ास चीज़ और बताते हैं, और उनका कहना है कि एक मदर, एक सास अपने दामाद को एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति मानती है, और उसको भी वो इसी प्रकार के नामों के संबोधन से संबोधन करती है, क्योंकि वो मानती है कि वो किसी भी तरीके से हमारे नातेदारी समूह में नहीं आता है, तो जो हमारे प्राइमरी नातेदार हैं उनको हम उनके थ्रू बुलाने के बारे में बातचीत करें। तो इस वजह से वह वहाँ पे टेक्नोनॉमी संबोधन प्रणाली का यूज़ करती है। चौथी चीज़ आ जाती है एवेंकुलेट या मातुले। मातुले संबंध मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं, और होता यह है कि मामा के प्रति आपकी कृतज्ञता, आपके हास परिहास के संबंध, आपके उत्तरदायित्व, आपकी जिम्मेदारी सारी बन जाती है, और यहाँ पे पिता से ज़्यादा प्रेफरेंस मामा को दे दी जाती है। यानी कि अगर आप पिता प्यासा है और पिता के लिए एक गिलास पानी नहीं ला रहे हैं, लेकिन मामा ने मांगा तो मामा के लिए आप ज़रूर लाएंगे। तो इस प्रकार से ज़्यादा प्रायोरिटी या ज़्यादा प्रेफरेंस देने के बारे में बातचीत आती है।
तब वो मामा के संबंधों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और मामा का भी अपने बच्चों से ज़्यादा अपने भांजे पर ज़्यादा अधिकार होता है और वो ज़्यादा अच्छे से अंतर्क्रियाएँ करते हैं और अपनी संपत्ति में कई सारे हिस्सेदारी भी उसको दे देते हैं। ऐसी प्रथा को मातुलेय कहा जाता है और ऐसी सत्ता का मातुलेय सत्ता कहा जाता है या मातुल सत्तात्मक कहा जाता है। दक्षिण भारत के समाज में और परिवारों में इस प्रकार के संबंधों को और नातेदारी व्यवस्था को देखा जा सकता है, जिसमें मामा और भांजी आपस में शादी कर लेते हैं। जब आप वो वीडियो देखेंगे तब आप समझ में आएगा आपको कि जब मैरिज प्रेफरेंस के बारे में बातचीत होती है तब उन नातेदारों को रखा जाता है जो कि एवेंकुलेट वाले सेक्शन में लाई करते हैं। इसके बाद आ जाता है एमिटेट या पितृश्वसा अधिकार या बुआ अधिकार। और ये सेम चीज़ जो एमिटेट में या एवेंकुलेट में चली है और सेम चीज़ ये अब एमिटेट में चलेगी, पितृश्वसा अधिकार में चलेगी। एक एवेंकुलेट था जिसमें मामा और भांजे का संबंध बताया गया था या भांजी का, और सेम चीज़ यहाँ पर पितृश्वसा अधिकार या बुआ का अधिकार चलेगा। क्योंकि अब बुआ अपने भांजों पर, बुआ अपने भतीजों पर उस प्रकार से संरक्षण देगी, अपने संपत्ति में उनको प्रेफरेंस देगी और बाकी अन्य चीज़ों में भी उनको प्रायोरिटी देगी। ट्रॉबिएंडल आइलैंडर्स में इस प्रकार के संबंधों को हम देखते हैं। अंतिम चीज़ आ जाती है यहाँ पे कुवैत, और कुवैत के बारे में हमने एक अलग वीडियो बना रखा है हमारे टर्म ऑफ द डे में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। कुवैत में सिंपली सहप्रसविता इसका हिंदी मतलब है, जिसमें होता यह है कि पत्नी जब प्रसव के पीड़ा से गुजर रही होगी तो उनके जो प्राइमरी किन है उनको भी, या जो पति है उनको भी उसी तरीके से व्यवहार करना होगा, उसी दर्द की इमिटेशन करनी होगी, सह प्रसविता करनी होगी। यदि पत्नी चिल्ला रही है तो पति को भी चिल्लाना पड़ेगा, या पत्नी के लिए बहुत सारे निषेध हैं तो वो पति को भी करने पड़ेंगे। इसको हम लोग कुवैत कहते हैं और ये खासी और टोडा ट्राइब में पाया जाता है। मेलनोस्की का कहना है कि जब हम कुवैत के बारे में बातचीत करते हैं या कुवैत प्रथा का पालन करते हैं तो इससे वैवाहिक संबंध और ज़्यादा मधुर और सुदृढ़ हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें वो बातचीत कर रहे हैं किनशिप टर्म्स की या किनशिप के ग्रुपिंग्स की। और यहाँ पे मॉर्गन का सबसे फेमस क्लासिफिकेशन आ जाता है, जिसको वो डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिप्टिव सिस्टम और क्लासिफिकेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लासिफिकेटरी सिस्टम की जब हम बातचीत करते हैं या वर्गात्मक व्यवस्था की जब हम बातचीत करते हैं, वर्गात्मक नातेदारी व्यवस्था के बारे में बातचीत करते हैं, तब मॉर्गन कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बातचीत करते हैं जो एक पूरा क्लास ही डिफ़ाइन कर देती है, एक पूरा वर्ग डिफ़ाइन कर देती है। उसके अंदर जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे उसी नाम से जाने जाएंगे। उदाहरण के लिए पश्चिमी समाज में अंकल शब्द का प्रयोग किया जाता है, और अंकल शब्द मामा, चाचा, फूफा, इन सारे नातेदारों के लिए, सबके लिए अंकल शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा जो कि उनके पिता या माता से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हों। भारतीय समाज में चाचा, मामा, मौसा, फूफा, ताऊ, इस प्रकार के जो नाम हैं वो क्लासिफिकेटरी सिस्टम में आएंगे। सेमा नागा एक ट्राइब है आसाम की, उसमें अजा शब्द का यूज़ किया जाता है माता के लिए, पिता के भाई की पत्नी के लिए यानी कि चाची के लिए या ताई जी के लिए, और माता की बहन के लिए यानी कि मौसी के लिए। मॉर्गन का कहना है कि दोनों प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वर्गात्मक नातेदारी व्यवस्था है या वर्णात्मक नातेदारी व्यवस्था, वो हर समाज में थोड़ी थोड़ी तो पाई जाएगी, लेकिन उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे वो प्रिमिटिव सोसाइटी से सिविलाइज सोसाइटी में जाते हैं, क्लासिफिकेटरी सिस्टम से वो डिस्क्रिप्टिव सिस्टम में बदलने लग जाती है। सेमा नागा ट्राइब की हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो उसमें एक शब्द आता है अपू, और अपू यूज़ किया जाता है पिता के लिए, पिता के भाई के लिए, माता की बहन के पति के लिए और अन्य लोगों के लिए। अमी शब्द का यूज़ किया जाता है बुआ के लिए, सास के लिए, पति की माता के लिए जो कि पत्नी की सास हुई, पहले केस में पति की सास थी फिर पत्नी की सास हुई, और पति के भाई की पत्नी यानी कि भाभी के लिए अमी शब्द का यूज़ किया जाता है। और इन सारे लोगों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि इन सारे लोगों को एक ही बक्से में डाल दिया और उसको एमी नाम दे दिया। कुकी ट्राइब में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हेपू शब्द का यूज़ होता है, और हेपू शब्द यूज़ होता है क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम में दादा के लिए, नाना के लिए, साले के लिए, मामा के लिए, ससुर के लिए, ममेरे भाई के लिए, साले के बेटे के लिए और अन्य तरीक़ों में। अंगामी नागा एक ट्राइब है, उसमें शी या सही जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है SHI
इसको जब हम रखते हैं, नाम बुलाते हैं, तो वो बातचीत करते हैं बड़े भाई के लिए, बड़े भाई की पत्नी के लिए, जेठ के लिए, जीजा के लिए, ताई या चाची के लिए और मामी के लिए। उत्तर भारत में एक संबंध चलता है समधिन का या समधन का। तो इस शब्द से तो आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, आप लोगों ने बॉलीवुड काफ़ी देखा हुआ है। ओराव जनजाति में ताची शब्द का प्रयोग किया जाता है और ताची शब्द पिता की बहन के लिए, माता के भाई की पत्नी के लिए, माता की बहन के लिए, सास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। WHR रिवर्स का मानना ये है कि ये जो क्लासिफिकेटरी किनशिप पैटर्न हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वर्गात्मक नातेदारी प्रणाली यूज़ कर रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है कि सारे लोगों को एक ही बॉक्स में डाल के उनका एक नाम दे देना। इससे ये पता चलता है कि उन सारे लोगों के सामाजिक प्रकार्य या सामाजिक महत्व उनके नातेदारी व्यवस्था में एक जैसे हैं। तो इस वजह से सभी को एक ही कैटेगरी में डाल के हम बॉक्स में बंद कर देंगे और उनके फला फला नाम दे देंगे। डिस्क्रिप्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं तो इसमें सीधा संबंध आ जाता है। इसमें हम लोग बॉक्स में नहीं डालते हैं, इसमें जो भी हमारा उससे संबंध होता है हम उसको सीधे सीधे बोल देते हैं, जैसे कि पिता, माता। और इन सारे इन नातेदारी नामों को हम उन्हीं के साथ ही यूज़ करते हैं जिनसे हमारा उस प्रॉपरली संबंध से नातेदारी व्यवस्था में होता है। जब क्लासिफिकेटरी सिस्टम के बारे में बातचीत करी जाती है और जब उनके नामों का क्या अर्थ है इसके बारे में बातचीत करी जाती है, उनके नामों को हम किस वर्ग में क्यों डाल रहे हैं इसके बारे में बातचीत करी जाती है, तो क्रोबर यहाँ पर कहते हैं कि इस नामावली एक्सप्लेनेशन के पीछे कोई ठोस कारण नहीं मिलता है, वो बस नाम दे दिया गया है, इस तरीके से वो कहते हैं। उनका कहना है कि लोगों को एक बक्से में यानी कि एक ब्रैकेट में डाल के उस ब्रैकेट का एक नाम दे देना, ये सिर्फ एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई डीप मीनिंग उनको नहीं दिखता है। उसका कारण वो सीधा सीधा ये बता देते हैं कि हो सकता है कि उस समाज में ज़्यादा या कम भाषा का विकास हुआ हो सकता है कि उस समाज में ज़्यादा या कम नातेदारी व्यवस्था का विस्तार हुआ हो, या उन्हें नहीं पता है कि उस नातेदार को क्या कहना है, तो उन्होंने कोई एक नाम रख दिया या कॉमन नाम रख दिया जो भी उससे मतलब निकालते हों, या उनके पास शब्दावलियों की कमी हो गई हो, वोकैबुलरी की कमी हो गई हो और इस वजह से भी वो अन्य नामों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक कॉमन नाम रख दिया। तो ये तो ही हमारी पूरी बात। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।